सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। ये हमारा सोशल साइंस है, 6 to 8 के लिए है, पर हिंदी, इंग्लिश, जीडीपी सबको सेम ही है, सिर्फ आपकी एसएसटी और मैथ और साइंस चेंज हो जाएगी। तो जिसके पास एसएसटी है वो इस पेपर को देख सकता है, और जिसके पास मैथ और साइंस है वो भी इस पेपर को देख सकता है, क्योंकि हम आज आपको करवाएंगे सीडीपी का। ठीक है, तो सीडीपी सभी के लिए सेम ही है। इसके अतिरिक्त हिंदी, इंग्लिश वो भी सभी के लिए सेम ही है। और अगर आपकी एसएसटी आएगी तब आप मत देखिएगा, अगर आपने मैथ और साइंस लिए होगे। अगर आपने मैथ और साइंस की जगह एसएसटी ली होगी तो आप देख सकते हैं। बाकी हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी देख लीजिए, आपकी सेम ही है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। पहला है कि नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, दूसरा है कि पूर्वग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण व पृथक्करण का पुष्टिकरण, और चौथा कह रहा है कि पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समावेशी स्कूल की रचना में पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना शामिल है। स्कूल को समावेशी बनाने के लिए विद्यालय में प्रशासकों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय के सदस्यों सहित सभी का दृष्टिकोण व्यक्तिगत विभिन्नता और कक्षाओं में छात्रों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को स्वीकार करने के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए समावेशी शिक्षा में? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसमें प्रशासक, शिक्षक, माता पिता, समुदाय के सदस्य जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी कक्षाओं में ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि सभी के अधिगम एक समान है, सभी को समान समझना चाहिए और सबको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इस शिक्षण व्यवस्था में बालक की क्षति को सहायक यंत्रों और प्राविधियों की सहायता से समाप्त कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा किया जाता है, यानी उसकी जो परेशानियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। ये सब समावेशी शिक्षा में किया जाता है, और नहीं किया जाता है दूर तो कम से कम उन्हें कम करने का प्रयास तो किया ही जाता है। अन्य बालक अच्छा व्यवस्था से लाभान्वित होने लगते हैं, और इस शिक्षा के द्वारा समाज में ऐसे बालकों के फैले पूर्वाग्रह पक्षपात को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति के प्रति जो पूर्वाग्रह फैले होते हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले सभी बच्चों को समावेशन में मदद करे। पहला कह रहा है कि सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्करण, तीसरा कह रहा है कि बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थित बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा, कह रहा है कि स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। मैं देखो पृथक्करण तो ज्ञान ही योग्यता के आधार पर किसी के आधार पर भारत का किसी भी प्रकार से अलग थलग उन्हें नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी बालक कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। बस ये आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा कि सभी बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना। ठीक है, सभी बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों को समावेशन में मदद करेगी। अगर हम बच्चों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ऐसे बच्चे जो वंचित समूह से आए वो क्या करेंगे कि अपनी बातों को कहकर उस समावेशन में उन्हें की हेल्प करेगा। ठीक है, सामाजिक रूप से वंचित बच्चा वे होता है जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का होता है। अब वंचित बच्चा होता कौन सा होता है? वो बच्चा जो सामाजिक तौर से कैसा होता है, बिछड़ा हुआ होता है बाकी बच्चों से। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वंचित बच्चा कहते हैं। ठीक है, अन्य से वंचित होने के कारण स्कूल का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो स्कूल का लाभ क्या नहीं है, उठा नहीं पाए हैं। ऐसे बच्चे संचाई शैक्षिक हानि, स्कूल को छोड़ने की उच्च दर और बौद्धिक कार्यप्रणाली में एक प्रगतिशील कमी को दर्शाते हैं। इन कुछ प्रमुख कारणों में अस्थिर वातावरण, खराब संवेदी अनुभव, गरीबी, निम्न सामाजिक स्थिति जो होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है? ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया यानी लेखन वैकल्य, ऑप्शन बी है डिसकैलकुलिया यानी गुणज वैकल्य, ऑप्शन सी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि संवेदनशीलता क्रम विकार, ऑप्शन डी है गिफ्टेडनेस यानी कि प्रतिभाशाली। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखन वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया। ठीक है, लेखन की ये बात आई है कि लेखन कार्य में क्या है कि शब्दों की चूक है, धीमी नकल की गति है और लिखने में कई से चुनौतियां डिफिकल्टीज वो फील कर रहा है। तो ये किसकी पहचान होती है? लेखन वैकल्य की होती है। इसके अतिरिक्त जो डिस्कैलकुलिया यानी गुणा घटाना भाग में कोई दिक्कत हो मैथमेटिक्स से संबंधित तो वो गुणज वैकल्य होगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लेखन शब्दों में
लेखन कार्यों में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां लेखन वैकल्य की क्या होती हैं, विशिष्ट पहचान होती हैं। डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। डिस्ग्राफिया कौन सी स्थिति है? न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो लिखित व्यक्ति को प्रभावित करती है, जो हमारी लिखने की क्षमता को क्या करती है, इफेक्ट करती है और ठीक मोटर नियंत्रण को बाधित करती है। यह सीखने की स्थिति मस्तिष्क को प्रभावित करती है और लेखन को बाधित करती है। वही जो वैकल्य होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है कि ये न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है, लिखने को उसके प्रभावित कर दी और मोटर नियंत्रण को उसकी बाधित कर देती है और इसके अतिरिक्त वो उसके मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालती है। डिस्ग्राफिया बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही इससे प्रभावित होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही प्रभावित होते हैं, बच्चे और बड़े दोनों इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यह वर्तनी, पाठनीयता, शब्द रिक्ति, आकार और व्यक्ति सहित लेखन के लगभग हर पहलू को बाधित करती है। डिस्ग्राफिया ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों में कैसी होती है, आम होती है, क्योंकि ये सभी सीखने की अक्षमताओं के साथ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आरव इंसिस्ट ऑन सिटिंग टू क्लोज टू द ब्लैक बोर्ड एंड होल्ड्स द बुक वेरी क्लोज टू हिज आइज व्हाइल रीडिंग। व्हाट शुड अ टीचर डू फॉर आरव इन सच अ केस? होता क्या है कि एक आरव बच्चा है, वो क्या करता है कि जहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगा है बिल्कुल उसके फ्रंट में बैठने की जिद करता है और जो बुक्स वगैरह होती हैं वो एक नियमित दूरी को ना रखकर अपने बिल्कुल पास में रखने की कोशिश करता है, उसी राशि में ही रखकर पढ़ता है। तो अगर ऐसा कर रहा है बच्चा तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि आरव के व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए, पनिश आरव फॉर हिज बिहेवियर। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि ब्लैक बोर्ड के आगे बैठेगा, किताबों को बिल्कुल आंखों के सामने रखकर पढ़ेगा, तो घर इसकी कोई मजबूरी रही होगी ना, उसे या तो अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा, तो समझ में नहीं आता होगा, तो इसके लिए उसे सजा तो देनी ही नहीं चाहिए। हमें उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, हमें उससे पूछना चाहिए कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा ऐसा बेचारा कर रहा है। ठीक है, तो ये तो निगेटिव में चला गया, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या है कि आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। सीक प्रोफेशनल सपोर्ट टू चेक फॉर लो विजन। हाँ, ये कर सकते हैं हम। अगर आरव ये सब कर रहा है तो जरूर उसकी आंखों में ही कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि उसकी आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, उसकी आंखों का चेकअप कराना चाहिए कि उसकी आंखों में ही प्रॉब्लम है कि और कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि तो बी ही सही हो जाएगा, लेकिन 17 भी देख लेते हैं, क्योंकि बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए। सेंड रिपोर्ट कार्ड विद पुअर स्कोर्स टू पेरेंट्स। कितना बकवास ऑप्शन है। एक तो बेचारे बच्चे को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आंखों में डिफिकल्टीज हो गई है, ऊपर से तुम उसके बेकार रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को भेज दोगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि आरव को दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों के लिए विशेष टूर में भेज देना चाहिए। सेंड आरव टू स्पेशल स्कूल फॉर विजुअल इम्पायर्ड। बिल्कुल गलत बात है, हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसमें समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, उसकी आंखों का इलाज अच्छे से करवाना चाहिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको जानना चाहिए, ना कि विशेषज्ञ के पास भेज देना चाहिए। व्याख्या कह रही है कि आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के पास रखता है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना चाहिए कि उसकी आंखों की जांच करवाने के लिए पेशेवर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और इसके अतिरिक्त उसकी समस्या के बारे में अलग अलग तरीके से सोचने में भी मदद करने के लिए उसे मौखिक संकेत जो है वो प्रदान करनी चाहिए। अगर उसे कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है दूर से और वो अपनी पुस्तक को पास में रख रहा है, तो हमें मौखिक संकेत उन्हें देने चाहिए। ठीक है, वे अपनी कल्पना का उपयोग ये कल्पना करने के लिए करते हैं कि किसी समस्या के परिदृश्य कैसे देखेंगे और उस समस्या का विश्लेषण करते हैं और उसे हल करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिकता, सोच में प्रभाव और लचीलापन किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग आर टिपिकल आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन ए ऑटिज्म यानी कि संवेदनशीलता, ऑप्शन बी है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया यानी भाषा वैकल्य, चौथा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ध्यान न्यूनता अधिक्रियाशीलता विकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिएटिविटी। ठीक है, मौलिकता उसकी सोच में प्रभाव होना यानी अलग अलग प्रकार से उसके सोचना किसी प्रॉब्लम को, और लचीलापन होना ये सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो है उसी की पहचान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन व्याख्या कह रही है कि मौलिकता होना, समाज सोच में क्या होना, प्रभाव होना और लचीलापन होना, ये क्या होती हैं,
सृजनात्मकता की विशिष्ट पहचान होती हैं। सृजनात्मकता एक आदर्श वैचारिकता होती है जो एक कलाकार के मस्तिष्क की कल्पनापूर्ण स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और कलाकार से संबंधित उसके अतीत और वर्तमान के परिवेश से प्रभावित होती है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो किसी व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने यानी कि नए प्रकार से सोचने और विचार करने के लिए समर्थ बनाती है। अर्थात प्रत्येक ढंग से चिंतन करने, विचार करने और कार्य करने की अमूर्त योग्यता को हम क्या कह सकते हैं? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? फॉर इफेक्टिव लर्निंग टीचर्स शुड फोकस ऑन प्रमोटिंग विच स्किल इन देयर स्टूडेंट्स। पहला कह रहा है कि क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक सोच, दूसरा कह रहा है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता, तीसरा कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान और चौथा कह रहा है कि लर्निंग हाउ टू लर्न कैसे सीखते हैं ये सीखना। तो हमारे हिसाब से तो ये सभी सही हो जाएंगे क्योंकि क्या होता है कि प्रभावशाली अधिगम के लिए जो शिक्षिकाएं होती हैं उनके अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग हाउ टू लर्न इन सभी के विकास होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। व्याख्या भी कह रही है कि अधिगम की प्रभावशीलता ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए कैसी हो? सार्थक हो, ताकि वे जो कुछ भी सीखें उसका उपयोग वे कर सकें। ठीक है, टीचर स्टूडेंट जो कुछ सीखे उसका उपयोग वे कर सकें, ऐसे अधिगम की प्रभावशीलता होनी चाहिए। प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने निम्न कौशल में विकास करना चाहिए, जैसे कि समालोचनात्मक सोच, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, कैसे सीखते हैं या सीखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन और तर्कवाला की सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर शुड प्रमोट डायलॉग अमॉन्ग स्टूडेंट टू फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग। तर्क कह रहा है कि सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो सही करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। पहला कह रहा है कि ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए की ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। हमारी व्याख्या भी कह रही है सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको विद्यार्थी में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, किसमें आपस में वो एक दूसरे से बातें करें और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। इसलिए आपसी संवाद है उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जो सीखना होता है वो दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना क्या होता है? दूसरों की हेल्प लेकर जो सह निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया होती है। सहयोगात्मक अधिगम शिक्षा का एक तरीका है जिससे छात्रों का एक समूह दो या अधिक परियोजनाओं, असाइनमेंट आदि का उपयोग करके एक साथ कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में जो छात्र होते हैं वो दूसरों के कौशल और संसाधनों से सीखने का अवसर उन्हें मिलता है। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरे छात्रों के कौशल और संसाधन से सीखने का प्रयास करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एक सामाजिक परिवेश में फलता फूलता है। सहयोगात्मक अधिगम कैसे फलता फूलता है? सामाजिक परिवेश में, जहाँ शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं और इसमें छात्र अपने सीखने के जो परिणाम होते हैं उनको बढ़ाने के लिए समूह में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वे कार्य को करने के लिए, परियोजनाओं पर काम करने के लिए और नई अवधारणाओं को समझने के लिए एक साथ आते हैं। किसके लिए एक साथ आते हैं? कार्य करने के लिए, परियोजनाओं पर काम करने के लिए और नई अवधारणाओं को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए, इसने नहीं पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग इज नॉट करेक्ट। पहला है बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न इन अ स्पाइरल वे। दूसरा कह रहा है कि बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न इन अ लाइनर मैनर। तीसरा कह रहा है कि बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड एरर्स। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सीखते हैं, पर इसमें हमसे नहीं पूछा है। चौथा देख लेते हैं कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध में सक्षम बनाते हैं, चिल्ड्रंस लर्न व्हेन दे आर एबल टू मेक एक्टिव कनेक्शन। तो ये भी सही है, कृतियों से करते हैं, ये भी सही है। बच्चे चक्रीय तरीके स्पाइरल वे से सीखते हैं, ये भी सही है, लेकिन रैखिक वे से नहीं सीखते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा और हमसे गलत पूछा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी
व्याख्या भी कह रही है कि किंग्सले तथा ग्रे के शब्दों में अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। किसके अनुसार? किंग्सले और ग्रे के अनुसार। याद रखना, किंग्सले और ग्रे के शब्दों में अधिगम कैसी प्रक्रिया होती है? कैसी प्रक्रिया जिससे व्यक्ति को संतुष्टि की प्राप्ति होती है, प्रेरणा मिलती है और कठिनाई और समस्याओं पर क्या प्राप्त करता है? विजय प्राप्त करता है और अपने व्यवहार को समायोजित करने में समर्थन होता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, प्रेरणा मिलती है, कठिनाई और समस्या पर विजय प्राप्त करता है और अपने व्यवहार को समायोजित करता है। एक अच्छे एवं सुव्यवस्थित शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम होता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्योन्मुख होता है। अधिगम की कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पहली विशेषता है कि अधिगम का वर्तुलाकार तरीका, जिसमें एक छात्र किसी विषय को कई बार शामिल करता है ताकि उन्हें उस पर अच्छी पकड़ मिल सके। ठीक है, अधिगम का कैसा तरीका होता है? वर्तुलाकार। क्यों? क्योंकि इससे विषय को क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक छात्र कई सारे विषयों को शामिल कर सकता है जिससे उसे अच्छी पकड़ मिल सके। अगला होता है कि अधिगम व्यवहार के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। अधिगम यानी लर्निंग होती है, वो क्या करती है? व्यवहार का प्रत्येक जो पक्ष होता है उसको प्रभावित करता है। उसमें क्या लाता है? परिवर्तन। अधिगम प्रत्युत्तर अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम लर्निंग जो होती है वो प्रत्युत्तर व्यवहार होती है, उसमें परिवर्तन लाता है। अधिगम अनुभव अथवा प्रशिक्षण के कारण पूरा या आंशिक रूप से जन्म लेता है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के कारण पूरा या फिर कैसे जन्म लेता है? ग्रुप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रचनावादी कक्षा कक्ष में देश सीखने का केंद्र है। इन अ कंस्ट्रक्टेड क्लासरूम देश इज अ सेंट्रल टू लर्निंग। ऑप्शन ए है अनुबंधन, कंडीशनिंग। ऑप्शन बी है रटकर स्मरण करना, रोड मेमोराइजेशन। तीसरा है अर्थ बनाना, मीनिंग मेकिंग। और चौथा है वेधन व अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थ बनाना। ठीक है, मीनिंग मेकिंग। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रचनावादी कक्षा कक्ष में अर्थ बनाना सीखने का केंद्र है। रचनावादी कक्षाएं छात्र के सवालों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। रचनावादी कक्षाएं किस पर ध्यान केंद्रित करती हैं? छात्र के जो सवाल होते हैं और जो रुचियां होती हैं उन पर वे उस पर नियंत्रण करती हैं, और जो छात्र पहले से जानते हैं वे परस्पर या इंटरेक्टिव सीखने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और छात्र केंद्रित होती हैं। और ये रचनावादी कक्षा का कौन से केंद्रित होती है? शिक्षा केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या फिर हमारे स्टूडेंट्स केंद्रित। तो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स केंद्रित, यानी कि छात्र केंद्रित होती हैं। इसे छात्रों के संवाद भी कर लेते हैं ताकि उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण करने में मदद मिल सके। और रचनावादी दृष्टिकोण संज्ञानात्मक अधिगम से संबंध रखता है। किससे? संज्ञानात्मक अधिगम से। रचनावादी दृष्टिकोण संज्ञानात्मक अधिगम से संबंध रखता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि लोग सक्रिय रूप से ज्ञान रचते हैं या बनाते हैं, और ये वास्तविकता सीखने वालों के अनुभवों से कैसी होती है? निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को टू मेक चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर ऑन लर्निंग द टीचर शुड। ऑप्शन ए है कि बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इंकरेज द चिल्ड्रन टू फॉलो इंस्ट्रक्शन पैसिवली। दूसरा कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया पर सक्रिय नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शक्ति नियंत्रण तो हमें रखना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमें शक्ति नहीं अपनानी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने, उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने की हतोत्साहित करना चाहिए। गलत, हतोत्साहित नहीं, हमें बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो सबसे सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमता है उसके विकास पर उसका जो ध्यान है वो केंद्रित करना चाहिए। हमारी व्याख्या भी कह रही है करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाए, एक शिक्षिका को बच्चों में ज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान है वो केंद्र करना चाहिए। ठीक है, अधिसंज्ञान छात्रों के विचारों को भिन्न बनाता है और उन्हें अधिसंज्ञान क्या करता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है उनको क्या बनाता है? डिफरेंट करता है और उन्हें अपनी स्वयं की कार्यात्मक कक्षाओं पर नियंत्रण देता है। एक शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों, प्रयोगों और व्यवहारिक प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के अधिसंज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। एक टीचर होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, जो उनके विचार होते हैं उन सबको क्या देना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। अधिसंज्ञान रणनीतियों में आत्म सुधार शामिल है
क्योंकि छात्रों को उनकी अधिगम विधि को समझने में मदद करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को क्या करता है, संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए टू इनेबल इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग द स्टूडेंट शुड, ऑप्शन ए है कि सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी प्रमोटेड टू थिंक ओवर द वर्केड एग्जाम्पल्स, ऑप्शन बी है कि सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाए। द वर्केड एग्जाम्पल एंड स्टिक टू ट्रांसफर द स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली टू सिमिलर प्रॉब्लम्स। तीसरा कह रहा है कि बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बी डिस्करेज टू थिंक अलाउड, ये तो गलत हो जाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण देखो ने वही रणनीति को निष्क्रिय रूप से नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि सुलझाए उदाहरण को देखने से हतोत्साहित, ये भी गलत हो जाएगी, हतोत्साहित नहीं, पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर होगा ना कि निगेटिव होगा। देखिए निगेटिव गलत हो जाता है, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि सुलझाए हुए जो उदाहरण है उन पर विचार करने के लिए उन्हें क्या करें, प्रोत्साहित करें, समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए, ना कि उन्हें क्या करें, हतोत्साहित, हमेशा हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। व्याख्या भी कह रही है कि समस्या समाधान बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये महत्वपूर्ण कौशल सिर्फ एक समाधान के साथ नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना, संभावनाओं के माध्यम से सोचना, संभावित योजनाओं या मार्गों के माध्यम से तर्क करना और जटिल समस्याओं या प्रश्नों को हल करने के लिए तर्क का उपयोग करना शामिल होता है। ये हमें पर्यावरण में अवसरों की पहचान करने और उनका फायदा उठाने और भविष्य पर नियंत्रण करने में भी क्या करता है, सक्षम बनाता है। छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरण को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है या इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन ए है कि सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, टोटल कंट्रोल ऑफ द टीचर ऑन द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन बी कह रहा है कि संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट्स मैप्स एंड एसोसिएटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रीवियस वन, और ऑप्शन सी कह रहा है जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़े में याद करना, और चौथा कह रहा है कि अनर्थक व्यधन व अभ्यास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना और नई जानकारी को पूर्व एवं पहले की जानकारी से जोड़ लेना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शिक्षण रणनीति की अवधारणा का मतलब है कि सीखने के उद्देश्यों की उपलब्धि हासिल करने के लिए, शिक्षण रणनीति का क्या अवधारणा का मतलब होता है कि सीखने के उद्देश्यों की जो उपलब्धि है उसे हासिल करने के लिए एक नियोजित तरीके से शिक्षण कर्मचारी कार्यवाही करते हैं। शिक्षण रणनीतियाँ कक्षा के निर्देश में कैसी भूमिका निभाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक रणनीति के उपयोग के बिना शिक्षक कैसा हो जाता है, लक्ष्यहीन, यानी उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्यहीन रूप से ऐसी जानकारी पेश करेंगे जो शिक्षार्थियों से जुड़ी ही ना हो और संलग्न नहीं करती हैं। रणनीतियाँ शिक्षार्थियों को भाग लेने, जुड़ने और वितरित की जा रही सामग्रियों और उत्साह जोड़ने में मदद करती हैं। संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना कैसी रणनीति है, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए अपनी स्वयं के सिद्धांत गढ़ते हैं। तर्क कह रहा है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, कि और दोनों गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि अलग अलग घटनाएं होते हैं उनको समझने के लिए जो अपने स्वयं के सिद्धांत हैं उनको गढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, सक्रिय प्राणी होते हैं और हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने की शैली में क्या होती है, भिन्नताएं अलग अलग तरीके से होती हैं, तभी तो वे अपना अलग ढंग से सोचते और व्यवहार करते हैं। इसलिए सभी बच्चों की थिंकिंग कैसी होती है, सेम नहीं होती है, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है और विश्लेषण भी वे कैसे करते हैं, अलग ढंग से, और उसी के अनुसार क्या लेते हैं, निर्णय। इसीलिए और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनके अभिप्रेरणा का स्तर डेस जाता है और या फिर डेस विद्यार्थी बन जाते हैं। When students feel they have control over their learning activity, they maintain this level of the motivation and become डेस high self-regulating learners, ऑप्शन बी है high passive learners, ऑप्शन सी है low self-regulating learners और ऑप्शन डी है low passive learners। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा कि जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर जो होता है वो कैसा जाता है, बढ़ जाता है। तो कम वाला तो हटा ही दो, बढ़ जाएगा। और वे विद्यार्थी कैसे बन जाते हैं, स्वनियमित बन जाते हैं, ना कि निष्क्रिय। बेटा दो तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जब विद्यार्थी ये महसूस करते हैं कि जो सीखने की गतिविधियां हैं वो उनका नियंत्रण है, तो उनके प्रेरणा का स्तर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। और वे कैसे महसूस विद्यार्थी बन जाते हैं, स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। अब ये प्रेरणा किसी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार से संबंधित होती है। किससे संबंधित है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार से। अब ये प्रेरणा की प्रक्रिया किसी व्यक्ति द्वारा तब तक आरंभ होती है जब तक किसी असंतुष्ट आवश्यकताओं को वो देखता है। इस प्रकार एक उद्देश्य निर्धारित हो जाता है कि आवश्यकता संतुष्ट हो सके और इसके लिए कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाती है और व्यक्ति को निर्धारित उद्देश्य की ओर जो ले जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। ऑप्शन कह रहा है कि चिंता, ऑप्शन बी कह रहा है उत्साह, ऑप्शन सी कह रहा है खुशी, ऑप्शन डी कह रहा है गर्व। तो सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा पूछ रहा है, तो खुशी कभी बाधा नहीं डालेगी, उत्साह कभी बाधा नहीं डालेगा, गर्व कभी बाधा नहीं डालेगा। बाधा अगर पूछा है तो बाधा सिर्फ और सिर्फ चिंता डालती है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चिंता की भावना सार्थक रूप से सीखने की प्रक्रिया में क्या डालती है, बाधा डालती है। चिंता एक छात्र को सतर्क, घबराया हुआ, शर्मीला या भयभीत दिखाई दे सकती है। चिंतित छात्र रो कर या नखरे दिखाकर अपने डर को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें चिंता होती है वो क्या कर सकते हैं, या तो रो सकते हैं, नखरे दिखाते हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वो अपने डर को व्यक्त कर सकते हैं। उनके लिए शांत होना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये उनके जीवन के अन्य क्रियाकलापों को काफ़ी प्रभावित करता है। चिंता एक मात्रा तक अच्छी होती है और इसके लक्ष्य से भटकने ना दे, लेकिन इसके अति दुष्परिणाम भी कई सारे होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर के प्राइमरी लेवल के पेपर देखना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे देखा कीजिए, जूनियर लेवल के रात 8 बजे देखा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सुबह 10 बजे कराते हैं वो देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप sharing. Thank you. Bye.